विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की भूपेश सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास किया है। कोरोना की रोकथाम, वैक्सीन की आपूर्ति, मजदूरों को काम जैसे विषयों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा और रूबरू कार्यक्रम में अन्य राजनीतिक मसलों पर देखते हैं कार्यक्रम रूबरू। नमस्कार, सीसीएन लोकसभा टीवी के इस रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा की बड़ी शख्सियत, जिन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, उन्हें सभी लोग जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मलाल कौशिक जी। हम उनसे चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने के अवसर पर। हम उनसे जानना चाहेंगे ये 7 साल कितनी उपलब्धियों भरा रहा। दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल है। कौशिक जी बताएंगे, प्रधानमंत्री के 7 साल का आप जश्न मना रहे हैं, हालांकि कोविड नियम का पालन करते हुए मना रहे हैं। क्या लगता है ये 7 साल कैसे रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के आने के पहले देश में अराजकता की स्थिति, व्याप्त भ्रष्टाचार, लोगों में विश्वास की कमी और निराशा का भाव, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के बाद में पूरे हिंदुस्तान में एक नए विश्वास दिलाना, जागृत करना, और इस कार्य को लेकर के मोदी जी निरंतर आगे बढ़े। जहां पर कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी रही और इसके कारण में बेरोजगारी से लेकर के तमाम जो निराशाएं रही हैं, उसको उबारने का काम मोदी जी ने किया है। एक नई आशा का किरण लेकर के आए। शुद्ध पेयजल, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना, और उसके साथ में मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिस प्रकार से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी स्वीकृति मिली, स्वीकारोक्ति मिली, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इस प्रकार से आज पूरे हिंदुस्तान में एक स्वच्छता का वातावरण का लोगों ने हृदय से उसको स्वीकारोक्ति किया है और उसका स्वयं आचरण करके उसका पालन कर रहे हैं। महिलाओं की जब मैं बात करूंगा तो आप देखे हैं कि कुछ घरों तक के लोगों की व्यवस्था थी कि रसोई गैस में उनके गैस के कनेक्शन हो, लेकिन मोदी जी ने आम लोगों के लिए द्वार खोला कि ये मालूम है उनकी पीड़ा है। करीब से लोगों को देखा है, गरीब लोगों को देखा है कि कैसे चूल्हा फूकने के बाद में आंख की रोशनी से लेकर के उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो असर हुआ, बुरा असर, उसको समाप्त करने के लिए आज 12 करोड़ 13 करोड़ रसोई गैस का कनेक्शन उनके द्वारा वितरित किया गया। इसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में भी हम सबको मिला है। उसके साथ में लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था, और उसके साथ ही साथ में रसोई गैस के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये भेदभाव की जाते थे, बेटों को प्राथमिकता, बेटियों के लिए स्कूल जाना कितना जरूरी, कितना गैर जरूरी, जिस प्रकार से भ्रूण हत्या, और ये जो कमी जो दिखाई दिया कि परसेंटेज में जो बहुत असमानता जो आई, उसको लेकर के स्वाभाविक है चिंतित होना। और उसको लेकर के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ा अभियान हाथ में लिया, आज पूरे हिंदुस्तान में उसका लाभ हम सबके सामने में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी के 7 साल पूरे हुए, काफी उपलब्धियों भरा आपके अनुसार रहा। भूपेश बघेल भी 2.5 साल पूरा करने जा रहे हैं। मैं कुछ बातें और रखना चाहता हूँ। ऐतिहासिक जो फैसले हुए हैं, वास्तविक इस कार्यकाल का हम देखेंगे तो मोदी जी का दूसरे कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, धारा 370 समाप्त होना। लोगों को यह लगता था कि शायद संभव नहीं है, भूचाल आ जाएगा, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। राम मंदिर के भूमि पूजन हो गए, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। ये वर्षों से हम लोग हमारी एजेंडा में रही है। 3 तलाक का कानून का पास होना, और उसके साथ में समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, ये ऐसे निर्णय हैं जो ऐसे निर्णय मैं कह सकता हूं कि जिनको लगता था शायद ये निर्णय संभव ही नहीं है, ऐसे निर्णय करके दिखा करके मोदी जी ने हम सबके सामने में आज कश्मीर की स्थिति हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर जाकर के पर्यटन के लिए कितना सुंदर है हमारा कश्मीर दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार के 2.5 साल होने जा रहे हैं।
क्या लगता है इस 2.5 साल में प्रदेश में क्या परिवर्तन आपने देखे? प्रदेश में जो परिवर्तन आया है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ये पहली सरकार होगी कि जिन्होंने जनता का विश्वास खो दिया। चुनाव के पहले बड़े बड़े वायदे किए गए, हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। कहां है आपका पूर्ण शराबबंदी का वादा? आपने कहा 2500 रुपए किसानों को देंगे, आज भी 2500 रुपए किसानों को नहीं मिल रहा है। पूरे कर्जे माफ होने की बात आपने कही, केवल कोऑपरेटिव बैंक के आपने कर्जा माफ किया, बाकी बैंकों के कर्जा माफ अभी भी नहीं हुए हैं, लोगों को नोटिस आ रही है। आपने बेरोजगारों को छला है, 2500 रुपए भत्ता देंगे, 2.5 साल आपका निकल गया लेकिन भत्ता आपका शुरू नहीं हुआ। 14,800 कुछ शिक्षकों के जो भर्ती की प्रक्रिया आपने विज्ञापन जारी किया, लेकिन विज्ञापन जारी करने के बाद भी आपके केवल उनके नियुक्ति देनी है, आप उनको नियुक्ति से वंचित रखे हैं, उनको मजदूरी में जाना पड़ रहा है, उनके स्वाभिमान को आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। महिला स्व सहायता समूह को आपने कहा था कि हम उनको जो कर्जा लिया है उस कर्जे को हम माफ करेंगे, उसको आपने माफ नहीं किया। आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो मानदेय है उसको बढ़ाने की बात कही, लेकिन आपने नहीं किया। कुल मिलाकर के अलोकप्रिय सरकार इतने अल्प समय में यदि हुई है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार हुई है। और जहां तक मैं इस प्रदेश को ले जाने की बात बोलता हूं कि कहां ले जा रहे हैं, तो आप देखे हैं कि लोग जश्न मना रहे हैं, दारू की दुकान के सामने में नारियल फोड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, और सरकार के जय जयकार कौन कर रहे हैं? जो नशे में धूत है। जवाबदारी जिनको विकास की तरफ ले जाना था, लेकिन विकास के बजाय विनाश की तरफ ले जा रही है, तो ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की कौशिक जी, आपने कहा शराब दुकान को लेकर, शराब दुकान तो आपके 15 साल में भी खूब चली, खूब फली फूली, और अभी जब शराब दुकान खोलने की स्थिति ये बनी जब लोग मरने लगे, दूसरी चीजें पीने लगे, तो क्या लोगों को मरने दिया जाए, शराब न बेचा जाए? तो क्या रोड एक्सीडेंट में कोई मर गए तो उसके बाद में रोड में गाड़ियां चलाना आप बंद करवा देंगे? 10 लोग मरे और करोड़ों लोगों को आपने झोंक दिया उसमें, तो आपके रोड एक्सीडेंट के अलावा फैक्ट्री में आपकी दुर्घटना हो गई तो फैक्ट्री आप बंद कर देंगे? ये सरकार का तर्क एक सिरे से खारिज किया जाता है। नहीं, लेकिन आपने भी तो कभी 15 साल में बंद, हमने 15 साल में हमने ये नहीं कहा, अपने घोषणा पत्र में हमने नहीं कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, ये हमारा वादा नहीं रहा, ये कांग्रेस सरकार की वादा रही है, और इन्होंने उसके नाम से छलने का काम किया है। जब आप वादा नहीं करते तो शायद इस बात को हम आपसे बात करने के लिए बोलते भी नहीं आपको, लेकिन जब आपने वादा किया है तो जिस काम को नहीं कर सकते उसको वादा करने की जरूरत नहीं है। शायद परिस्थितियां उस लायक न बनी हो कि शराबबंदी करने के बाद, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। सरकार की लार टपक रही है कि दारू की दुकान कैसे खुले, 1 नंबर 2 नंबर के कैसे पैसे आए। आप या तो आप सीधा जनता के सामने जाओ और बोले कि हमको माफ करें, हम चुनाव जीतने के लिए हमने कहा था और वादा किया था, हम पूरा नहीं कर सकते, हम पूरे करने की स्थिति में नहीं है। आप जनता के सामने जाकर के माफी मांगना चाहिए। आप किसान हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं, आपने कहा कि बोनस नहीं दिया गया, 4 किस्तों में दिया, कोरोना काल के बावजूद दिया। 2500 रुपए की उन्होंने बात किया था कि 2500 रुपए हम देंगे, आज भी किसानों के खाता में 2500 रुपए जारी नहीं हुआ है। मैं दम के साथ बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपने कटौती किया है। यदि आपने 2500 का दिया घोषणा पत्र तो आपको वादा निभाना चाहिए और किसान के खाते में 2500 रुपए आपको पहुंचानी चाहिए। और दूसरा 4 किस्त में देने के बाद में, एक तो 2500 रुपए नहीं दिए, दूसरे आपने किस्तों में बात नहीं की थी। किस्तों में देने के बाद में आखिर उस पैसा का क्या उपयोग हो रहा है, कितना सदुपयोग हो रहा है? ना किसान कोई योजना बना पा रही है, ना कोई घर ठीक से काम कर पा रहे हैं, तो आप तो केवल छलावा किए हैं किसानों के साथ। ये तो विपक्ष का तर्क है, लेकिन जो किसानों को मिला पैसा उनसे जाके पूछिए कि क्या स्थिति है उनकी। सारे किसान नाराज है, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान आक्रोशित है। मेरे साथ आप चलेंगे, किसान आप तय कर लीजिए, जाने के लिए मैं तैयार हूं, और आपके सामने किसानों से मैं पूछूंगा। ये 4 किस्त में क्या 2500 नहीं मिले? तब 4 किस्त के बाद भी 2500 रुपए किसानों के खाता में नहीं गया है। यदि झूठ बोलने, यही सरकार है जो झूठ बोलती है। आज भी किसानों के खाता में 2500 रुपए नहीं गई है और नहीं मिला है किसानों को। आपने कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया गया। आधी अधूरी। आपके घोषणा पत्र में था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। कोऑपरेटिव बैंक के अल्पकालीन ऋण को आपने माफ किया, ग्रामीण बैंक के अल्पकालीन ऋण को माफ किया,
जितने जो बैंक है, स्टेट बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए, बाकी जो बैंक हो गए, जहां से किसानों ने कर्जा लिया, कोई कर्जा उनके माफ नहीं हुए हैं। अभी भी उनको नोटिस जा रही है, वो धोखे में रहे। इस सरकार ने उनको धोखा दिया, पेनाल्टी के साथ में किसान पैसा खेत बेच के पटा रहे हैं। ये किसानों को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया। आपको नहीं लगता कि कोरोना की इस संकट में भी उन्होंने वादा, चलो आपके हिसाब से कि पूरा नहीं किया, कुछ तो किया, लेकिन आपने तो 15 साल वो भी नहीं किया था ना, आपने बोनस दिया ना उनको। हमने बोनस दिया था 2500 हम रुपए केवल 2 साल का नहीं दिया था। 2500 की तो उस समय बात ही नहीं थी। हम 300 रुपए बोनस देने का था, 3 साल का हमने बोनस दिया, 2 साल का उसका भरपाई दूसरे तरीका से किया, लेकिन हम लोगों ने धोखा नहीं दिया। ये सरकार वादा करके धोखा दे रही है और जनता इसको सबक सिखाएगी। तो क्या भाजपा किसानों की हितैषी नहीं? अगर उनको कुछ भी मिल रहा है, अगर आपके ना देने से कहीं कुछ भी से नहीं, यदि आपने वादा किया 2500 तो 2500 रुपए के हकदार किसान है। सरकार को 2500 रुपए देनी चाहिए। सरकार 2500 रुपए देने में विफल रही है और किसानों को उन्होंने धोखा दिया है। ये कोरोना के जो इंतजाम को लेकर आप लोगों ने सरकार के ऊपर काफी कुछ आक्षेप लगाए हैं, क्या लगता है कोरोना में राज्य सरकार ने दायित्व तो अपना बेहतर ढंग से नहीं निभाया? देखिए, कोरोना का जब संक्रमण आया तो हिंदुस्तान में 2 प्रदेश सामने आए। एक महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पर। लेकिन पॉपुलेशन वाइज यदि उसको देखेंगे तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर में कोरोना में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या, और मृत्यु में भी छत्तीसगढ़ पीछे नहीं है। आप उसका भी परसेंटेज निकाल लीजिए पॉपुलेशन के आधार पर। एक प्रकार से भगवान भरोसा कोरोना में जनता को छत्तीसगढ़ की सरकार ने छोड़ दिया। मैं यहां के समाज के लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। वास्तविक में कोरोना की लड़ाई में यदि किसी की सक्रिय भागीदारी रही है तो स्वयंसेवी संस्थाओं की रही है। उन्होंने खाने के पैकेट से लेकर के, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के और वेंटिलेटर तक के दान समाज के लोगों ने दिया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ किया है, जब कोरोना की लहर पिक निकल गई तब उसके पहले समाज सेवी संगठन और सामाजिक लोगों ने ही संभाल रखा था और सारे भाजपाई लुक के छुप के अंदर बैठ गए थे। जब लगा कि पुरंदेश्वरी देवी लगा कि बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है, लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बात कर, तब वो आप लोगों को डायरेक्शन दिए तो लेके कुछ मास्क लेके सड़क में उतर आए। आपको शायद मालूम नहीं है, पिछले बार हम लोगों ने अपने विधायक निधि से इस कोरोना की लड़ाई के लिए अस्पतालों में हमने पैसा दिया था। उसके बाद में पिछले बार हम लोग, उस समय प्रभारी हमारे पुरंदेश्वरी जी नहीं थे, उस समय भी हम लोगों ने ये मास्क हम लोगों ने बांटने का काम किया था, सैनिटाइजर बांटने का काम किया था, हम लोगों ने ये फूड पैकेट बांटने का काम किया था। आपको मालूम है बस स्टैंड में हम लोग चला रहे थे लंबे समय तक के, और मुझे लगता है कि शहर के सब लोगों ने उसको देखा है। एक दिन नहीं चलाए, काफी लंबा समय तक हम लोग चलाए। सेकंड जब दौर आया तो सरकार के पास में जो समय रहे, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1 मार्च अभी 256 केसेस थे, लेकिन उसके बाद में केसों में ऐसे जो वृद्धि हुई है, यदि सरकार की तैयारी होती तो निश्चित रूप से उसको नियंत्रण करने में सफलता मिलती सरकार को, लेकिन ऐसी सरकार की कोई तैयारी नहीं। इसमें विपक्ष का क्या योगदान रहा? क्या विपक्ष का पूरा योगदान रहा। विपक्ष ने अपनी जवाबदारी निभाई कि हम लोगों ने लगातार अधिकारियों को फोन करना, चिकित्सकों को फोन करना, डॉक्टरों को फोन करना, वहां तक वो पेशेंट को लेकर के पहुंचाना, प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत करना, और वास्तविक में लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ में इस कोरोना काल में कार्य किए हैं। पूरे देश में महंगाई काफी चरम पर है, पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर राशन को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है आप लोगों से? देखिए, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सारे वस्तुओं के रेटों में वृद्धि हुई है, उसका कुछ न कुछ असर यहां भी दिखाई देगा, और वो दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए हमारे चिंतित भी है, उसमें लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें भी नियंत्रण मिलेगी हमको। राज्य सरकार भी अपने जो टैक्स है उसमें कमी करे और लोगों को निजात कैसे दिला सकते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी खाद का रेट जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्तर पर जो खाद के रेट जो बढ़े थे, 500 रुपए से सब्सिडी दिया जाता था, उस सब्सिडी को 1200 रुपए किया गया,
और 1200 करने के बाद में जो 2400 का खाद का पैकेट है डीएपी का, उसको 1200 में किसान को उपलब्ध कराने के लिए ये सरकार की प्रतिबद्धता है किसानों के लिए। ये जब कोरोना से पूरा देश कराह रहा था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या लगता है कि ऐसे समय में उनको देश छोड़कर एक बंगाल तक सीमित रह जाना चाहिए था? हमारे शायद इसी कारण की व्यवस्था देश की बिगड़ी। हमारे प्रधानमंत्री बंगाल तक सीमित नहीं थे, न बंगाल में वो रात्रि रुके, प्रचार में गए और प्रचार से लौट करके दिल्ली आए। उन्होंने देश को देखा है, कोरोना को देखा है। और जो बड़े बड़े दुनिया के लोग जो बोल रहे थे वैक्सीन के लिए कि पहले वैक्सीन किसकी आ जाएगी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश में 2 वैक्सीन आज जो लोगों को टीका लग रही है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एडवांस में उनको राशि देकर के कंपनियों को प्रोत्साहित किया और हिंदुस्तान में जितने भी टीके के उत्पादन है उसमें से 50% टीके केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को निःशुल्क में टीका प्रदान की गई। गांव में आज भी टीका लगवाने के लिए लोग जाते हैं तो लोग मना करते हैं कि हमको टीके नहीं लगवानी है। इसमें तो आखिर इसमें राजनीति किसने की? उस टीके के प्रति अविश्वास का भाव किसने जगाया? इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मैं तो ये कह सकता हूं कि उस टीका को छत्तीसगढ़ की सरकार ने ग्रहण लगा दिया। अब ये तो और आज जो टीका को लगनी चाहिए, केंद्र सरकार आज जो टीका लगनी चाहिए छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार की जवाबदारी है। अपनी जवाबदारी को केंद्र के ऊपर मत डालो। आपको केंद्र सीधा कंपनी से बात करनी है और टीका लेकर के लोगों को लगानी है। आप जवाबदारी से भाग रहे हैं और केंद्र को बदनाम करने में लगे। सारी चीजों को जिम्मा संभाल रखे तो फिर भेदभाव क्यों? कांग्रेसी स्टेट है इसलिए भेदभाव करेंगे। टीके पूरे पर्याप्त आ नहीं रहे। आपने कहा कि टीके खराब हुए। जो फिगर मुख्यमंत्री भेज रहे हैं उस फिगर के बजाय दूसरे फिगर को आप लोग सामने पेश कर रहे हैं। अफवाह तो पूरा आप लोग फैला रहे हैं। सीजी टीका मध्य प्रदेश भी लगवा रही है जहां कांग्रेस के राज नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस के राज है वो भी लगा रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के है वो भी लगवा रहे हैं। किसी राज्य के साथ में भेदभाव नहीं किया है। ये जवाबदारी आपके और कंपनी की है, इसमें केंद्र सरकार नहीं है। जब केंद्र सरकार ने आपको निर्देशित किया कि सीधे कंपनी से बात करें, उनको एडवांस की राशि दें और राशि दे करके आप टीके प्राप्त करें, उसमें आप राजनीति भी करने में लगे हुए हैं। जब केंद्र सरकार कोरोना को लेकर फेल हुई, प्रधानमंत्री रोने लगे, स्थिति खराब होने लगी, तो एक टूल किट ला दिया, लोग बहला दिया गया कि आप इस तरह से ध्यान चले जाइए और टूल किट पे चले जाइए। कितना आप लोग अफवाह फैलाएंगे, कितना लोगों को गुमराह करेंगे? टूल किट का जो मामला है कांग्रेस के गुप्त दस्तावेज है और उस गुप्त दस्तावेज टूल किट में जो जो लिखा हुआ है कांग्रेस के नेता वही बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस तो उसको फर्जी करार दे चुके हैं। उसमें जो लिखा हुआ है कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर, यही बात आप लोग बोलवा रहे हैं। वायरस को मोदी वायरस के साथ में आप जोड़ रहे हैं। आप इंडियन वेरिएंट बोल रहे हैं। आप कोरोना को कोरोना भारत, तो भारत का कोरोना ये नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना, उसमें लिखा है वही लिखे हुए हैं। अस्पताल में दवाई में कांग्रेसी जाके कब्जा कर ले और कब्जा करने के बाद में उसको खुद लोगों को लगवाए और उससे धन्यवाद ज्ञापित करवाए। वही काम हमारे नगर में भी हो रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार और दिल्ली में जो इनके नेता बैठे हुए हैं, टूल किट के जो मामला का जब पर्दाफाश हुआ है तो हाशिए पे आई है और भाजपा के नेताओं का मुंह दबाने के लिए कि आप उनके ऊपर एफआईआर कराते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम एफआईआर कराने के आपके मुंह बंद कर देंगे। तो ये धोखे में ना रहे कांग्रेस। लोग जान चुके हैं कि केंद्र सरकार है जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां परेशान करे लोगों को। जैसे यहाँ टीके देने में किए, वैसे बंगाल में मंत्रियों के ऊपर ईडी और नारद मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन आपके जो शुभेंदु जो सरकार जो शुभेंदु गए हुए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जबकि जो स्टिंग करने वाला है वो बोल रहा है कि शुभेंदु को भी इसमें शामिल होना चाहिए। ये कौन सी राजनीति है? जो उसमें शामिल है सब लपेटे में आएंगे, जो नहीं है तो किसी के कहने से नहीं आएंगे। नहीं, किसी के कहने से थोड़ी आएगा। पार्टी में चली गई नहीं, तो शुभेंदु जब उसमें है ही नहीं तो उसमें काहे को आएगा? स्टिंग करने वाले ने कहा कि ये तो गलत हुआ है क्योंकि स्टिंग तो मैंने उनके साथ भी किया था, तो उनको क्यों छोड़ा गया? इसलिए कि पार्टी में चले गए। पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी की गलती करते हैं उसको भी पनिश करते हैं। मोदी जी के सामने में पार्टी और गैर पार्टी नहीं है। कानून सबके लिए एक है, इंसाफ सबके लिए एक है।
आप लोग जिस टाइप बोलते हैं कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि बीजेपी विश्व की सबसे झूठी पार्टी है। इतना अफवाह फैलाती, इतना लोगों को चाहे भक्तों के जरिए चाहे अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इतना एटमॉस्फेयर पैदा करते हुए लोगों को झूठ भी सच लगने लगता है। देखिए, हिंदुस्तान की जो जनता है काफी प्रबुद्ध है, हिंदुस्तान के नागरिक। 2 चुनाव में, पार्टी की बात को छोड़ दीजिए, 2 लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बता दिया है कि झूठी पार्टी कौन है, सत्यता किसमें है, और स्पष्ट बहुमत के साथ में इस देश की जनता ने जनादेश दिया। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस हाशिए पर है, हम उनको पिछलग्गू पार्टी बोलते हैं, लेकिन अब तो पिछलग्गू से भी और खिसक गए हैं। और उनकी पता नहीं उनकी सोच क्या है कि पश्चिम बंगाल में पिछले बार 44 सीटें और विपक्ष पार्टी की भूमिका, लेकिन यही रणनीति है कांग्रेस की, यही स्ट्रेटजी है कांग्रेस की कि यदि भाजपा को सत्ता से रोकना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आज हिंदुस्तान को जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है कि ये राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद में बंगाल में उनका खाता आखिर क्यों नहीं खुला। ये उनकी राजनीति है। तो हिंदुस्तान की जनता प्रबुद्ध है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। और कांग्रेस को जो सबक सिखाने चाहिए, दोनों चुनाव में सबक सिखाए हैं, अभी सबक सिखाए हैं, और आने वाले 2024 में भी उनको सबक सिखाए। ये लाला रामदेव का बीजेपी से क्या कनेक्शन है? व्यवसायी बाबा रामदेव जिसे कहते हैं। बाबा रामदेव का बीजेपी का कनेक्शन नहीं है। बाबा रामदेव का जो कनेक्शन है वो आयुर्वेद से है। आयुर्वेद को लेकर के उनके जो शोध है, और शोध को लेकर के जिस प्रकार से वो लगातार यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार, जो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लगातार रिसर्च हो रहा है और उसके बाद में उनके दवाई बाजार में आ रही है और मार्केट में उनका चलन है। जब बीजेपी तो से भाजपा से कनेक्शन नहीं है जी, तो उनको तो अभी राजद्रोह के आरोप में अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड एलोपैथी कहा है। देखिए, उसमें एलोपैथी वाले और आयुर्वेदिक बाबा रामदेव दोनों के बीच में जो चल रहे हैं, वास्तविक में जो मामले हो सारे सामने आ जाएंगे, और सामने आने के बाद में जो है सच्चाई भी सामने आ जाएंगे। इसमें ना भाजपा का कोई काम है, ना कोई सरकार का कोई नहीं। काम तो क्या एलोपैथी किसी काम की नहीं है? स्टूपिड है एलोपैथी। हमने कहा कि एलोपैथी कोई काम करी है, और हमने आलोचना कहा कि बीजेपी ने कहा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, अपराध क्यों नहीं दर्ज होना? भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष है, उनको एलोपैथी के किसी के खिलाफ में आलोचना करने का अधिकार नहीं, और हमने कभी उनके आलोचना नहीं की। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या लगता है क्या स्थिति बनेगी इस बार? देखिए, जो परिस्थितियां अभी प्रदेश की है कि प्रदेश में कांग्रेस के बहुत उम्मीद के साथ में लोगों ने उनको सत्ता सौंपी है, और सत्ता सौंपने के बाद में जो बड़े बड़े आशाएं, सपने जो दिखाए गए सरकार के द्वारा, आज कहीं न कहीं लोगों को ये बात लगने लगी है कि शायद हम धोखा खा गए। जो उम्मीदें जगाई थे आज वो निराशा के भाव में बदलने लगे हैं। इस प्रदेश में आप देखिए जिस प्रकार से डेवलपमेंट के सारे कार्य बंद हो गए। कहीं ना आपके सड़कें के काम चल रहे हैं, ना कहीं पंचायत में काम चल रहे हैं। आपके महापौर जी चीख चीख के बोल रहे हैं कि मैंने 100 करोड़ का मांग किया और 15 करोड़ रुपए मुझे मिला। हमने कहा था ये 15 पंचायतों को आप शामिल मत करें, उनकी दुर्गति हो जाएगी। आपके सामने में है कि वहां पानी पीने के मोहताज हो गए हैं। सीसी नाली सड़क के तो, और ये बड़े बड़े जो चौबारा और ये जो फव्वारा और चौक चौराहा के जो सपने दिखाए, ऐसे ही सारे प्रदेश में लोग जो दिखाए थे घूम घूम करके, जनता ने इस बात को समझ लिया है। जनता इंतजार कर रही है, और जब 2023 के चुनाव आएंगे जनता इनको जवाब देगी और सत्ता से इनको वापस लौटाएंगे। आप थे धर्मलाल कौशिक, पेशे से किसान, अधिवक्ता, विधायक, बीज विकास निगम के अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सहित अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोगों के बीच हैं। आपका स्पष्ट मानना है कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा ये इस पे उलझना नहीं चाह रहे हैं, और बहुत स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ही छत्तीसगढ़ का विकास होगा। भूपेश की सरकार ने ऐसा उनके कहने के अनुसार ऐसा काम नहीं किया जो लोगों को भा सके। इनने तो ये भी इनकार कर दिया कि प्रदेश के किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है, कर्जे माफ पूरी तरह नहीं हुए। चलो, राजनीतिक दल हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे।
फिर किसी शख्सियत के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।